क्या होता है ना, एक प्रकार का फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन तो फंक्शन ही है जो इनपुट लेता है और उसको कहीं से आप कॉल करते हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अपना सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, हालांकि सी फंक्शनल बेस्ड ही है। आपने पढ़ा होगा सी एक फंक्शनल बेस्ड है और सी प्लस प्लस क्लास बेस्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन के ही कॉन्सेप्ट से क्लास बनाया गया, नो डाउट ऐसा ही होता है। क्योंकि सी का अपग्रेडेड वर्जन सी प्लस प्लस क्यों कहलाता है, क्योंकि सी में जो फंक्शंस काम करते थे उसको एक एडवांस कर दिया गया और उसको ओप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने लगे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब। तो कहीं ना कहीं फंक्शन के कंसेप्ट से रखा गया ना। आपको पता है जब टायर बना था, जो टायर होती है ना गाड़ी में लगा होता है, एमआरएफ टायर, ये सब जितनी भी सारी टायर्स होती है, तो ये इनका कंसेप्ट, ये इतना हेवी टायर बनता है, कैसे बनता है? सबसे पहले अब अगर रिमाइंड करो, रथ की बात करो, तो रथ में कौन सा चक्का होता था? रथ में वो कुछ लोहे का शायद होता था, नहीं वो लकड़ी लकड़ी का होता था। फिर उसको कुछ और दिमाग लगाया गया तो कैसे घूमने लगे, फिर उसका लोहे का बनने लगा, उसको और दिमाग लगाया तो छोटा कर दिया गया, फिर उसको और दिमाग लगाया तो उसमें क्या ऊपर से टायर लगाने लगा लेदर का। फिर करते-करते आज देखो कितना हेवी हो गया है, ठीक है? पर स्टार्टिंग में उतना हेवी नहीं था, अब देखो कितना एरोप्लेन में लगते हैं, वो चिंगारी निकलती है लैंडिंग होने के वक़्त, पर वो कितना मजबूत। तो कहीं न कहीं जब आप कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का, टूल्स का, मॉड्यूल्स का अपन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब वो लेंथी प्रोसेस होने लगता है ना, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ, वो लेंथी प्रोसेस जब होने लगता है, तब अपन उसका कोई ना कोई ऐसा ही साइमल्टेनियसली कुछ ऐसा रूल्स खोजते हैं, कोई ऐसा तरीका खोजते हैं, जिसको उस चीज़ को सॉर्ट किया जाए। और शायद सी में ऐसा ही होता था, फंक्शन बेस्ड, तो हमें बहुत सारा फंक्शंस लिखने होते थे। तो हालाँकि फंक्शन भी एक ऐसा चीज़ था, जो उससे पहले जो कोबोल लैंग्वेज था और भी दूसरी-दूसरी लैंग्वेजेज़ थी, उसको शॉर्ट करने के लिए फंक्शन बनाया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फंक्शन भी भारी लगने लगा हमें, कि अरे यार फंक्शन भी लेंथी प्रोसेस है। तो हमने क्लास बनाया। क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया, जिससे ये फंक्शन जितना बड़ा हमें लगता था, उतने से उससे भी ज़्यादा कहीं छोटा लगने लगा, क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो आज तक चल रहा है। अभी अगर आपको क्लास अभी भी भारी लग रही है, कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज़, तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ें, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, या फिर पाइथन कुछ ऐसा ही लेके आ जाए, या फिर आर की बात करो, तो आर एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन की ही तरह, जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पता चलेगा कि अपन इस इतना भी काम को ईज़ी कर दिया गया, ठीक है? सर्वर साइड ही काम हो रहा है सिंपल। तो कहीं न कहीं जब हमें चीज़ें लेंथी लगने लगती है, प्रोसेस बहुत लंबा होने लगता है, तो हम उसका शॉर्ट कुछ तरीका खोजते हैं। तो फंक्शन बनाने का तरीका हमारा वही था, जो जैसे अपन फंक्शन बनाते थे, कुछ इनपुट लेता था, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता था, और वहाँ पे प्रिंट करते करना होता तो करते थे, नहीं तो कुछ रिटर्न करते थे। रिटर्न समथिंग, ठीक है? कुछ रिटर्न करते थे, वो वेरिएबल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर हमने रिटर्न नहीं किया तो पाइथन में ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नॉन रिटर्न होता है, नल वैल्यू, ठीक है? और बाकी उसके अंदर कोई प्रिंट फ़ंक्शन लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये अब क्योंकि यहाँ से रन होता आ रहा है, तो यहाँ भी तो रन होगा, तो प्रिंट फ़ंक्शन लगाओगे तो वो तो रन होगा ही, प्रिंट होगा ही, नो डाउट। लेकिन अब फ़ंक्शन तो काम तो आपको पता ही है कि फ़ंक्शन बनाना, इनपुट लेना, कुछ इनपुट लेना या नहीं भी इनपुट लेना। अगर आपने डिफ़ाइन किया है तो इनपुट चाहिए ही चाहिए, नहीं डिफ़ाइन किया है तो वैसे फ़ंक्शन इसके अंदर आ जाएगा, रन हो जाएगा। फ़ंक्शन का बेसिक्स यही काम है, कहीं से कॉल करोगे, जब तक आप कॉल नहीं करोगे, वो फ़ंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है? तो रिकर्सिव फ़ंक्शन क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है फ़ंक्शन का और कुछ नहीं है। जो रिकर्सिव फ़ंक्शन वही फ़ंक्शन है जैसा आप बनाते हो, सेम टू सेम वैसा ही। जो जैसा आपने बनाया, जो अब तक पढ़ी है, जो आर्गुमेंट्स का तरीका है, वही सब कुछ वही फ़ंक्शन है। रिकर्सिव एक तरीका है कि जब कोई फ़ंक्शन, एक मेथड है, एक आप समझो एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब फ़ंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। मतलब ये है कि जैसे आपने फंक्शन बनाया ना, ये एक फंक्शन बनाने का सही तरीका है कि पहले डीईएफ लगाते हैं पाइथन के अंदर, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर कोई जो हमें ज़रूरत होता है, लॉजिक लगाते हैं, फिर लास्ट में रिटर्न भी करते हैं, अगर हमें ज़रूरत है रिटर्न करने का, रिटर्न भी करते हैं और फंक्शन को कहीं से कॉल करते हैं। अब ये फंक्शन के अंदर जैसे ये लॉजिक हमने लिखा था जो, अब वो लॉजिक के साथ-साथ हम एक बार फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दें। ये लॉजिक के साथ-साथ एक बार फिर से इस फ़ंक्शन को कॉल कर दें। अब देखो, ये फ़ंक्शन जो हमने बनाया है, ये फ़ंक्शन का नाम है फन, एफ-यू-एन फन। अब इस फ़ंक्शन को इस जहाँ से चाहे वहाँ से कॉल कर सकते हैं। यही तो हमारा फ़ायदा है ना फ़ंक्शन बनाने का, कि हमें बार-बार कोड नहीं लिखना पड़ता, एक बार हमने लिख दिया और जहाँ से चाहे वहाँ से हम कॉल कर सकते हैं। जिस फ़ंक्शन से चाहे उस फ़ंक्शन से कॉल कर सकते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कर सकते? फंक्शन फन नाम का फंक्शन हमने बनाया और फिर एक और फंक्शन आते हैं डीईएफ,
न्यू फंक्शन, न्यू फन। मान लो न्यू फन हमने बनाया एक ऐसा फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर से हम फन को नहीं कॉल कर सकते, ऑब्वियस सी बात है हम कॉल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ रिटर्न भी लगा सकते हैं, रिटर्न समथिंग। मतलब आपको लग रहा है ना ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमने बनाया और इसको कॉल कहीं जहाँ से कॉल करेंगे कॉल हो जाएगा, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार कॉल हो जाएगा, ठीक है? उस दिन देखा था आपने फॉर लूप लगा के हमने कॉल किया था। अब हमने एक नया फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है? कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। फिर एक फंक्शन बना लेंगे उसके अंदर से चाहे तो इसको कॉल कर सकते हैं, चाहे तो इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर से इस न्यू फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। क्यों? अब इस फंक्शन के अंदर से हम इस न्यू फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन हमेशा आपको पता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड क्या होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप। आपने पढ़ा है सी, सी प्लस प्लस में। कौन सा अप्रोच फॉलो करता है ओप्स बेस्ड? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। तो ये टॉप टू बॉटम होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा ना, तो ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ये ऊपर से नीचे। मतलब कि आपने फंक्शन बना दिया, तो अगर एक पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? पहले आपको डिफाइन करना होगा। तो आपने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया है, तो इसके नीचे आप चाहे तो जहाँ से कॉल कर दो। अच्छा, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को ही लेने के बाद ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन को यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया और इसके नीचे हम चाहे जहाँ से कॉल कर सकते हैं। मतलब एक नया और फंक्शन बनाया और इसके अंदर से हमने कॉल कर दिया, तो कर ही सकते हैं क्योंकि टॉप में हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, बॉटम से कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है? लेकिन ये फंक्शन तो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, तो नीचे जब लिखा हुआ है, तो हम टॉप में तो कॉल नहीं कर सकते ऊपर से नीचे तक, नहीं कॉल कर सकते ना, क्योंकि यहाँ आएँगे, फिर यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है? अब मान लो ये आसमान है, ये धरती है, तो धरती पर से हमें आसमान तो दिख ही रहा है, हम देख सकते हैं। लेकिन आसमान पे पहुँचने के बाद हम क्या आसमान को देख सकते हैं? नहीं ना, नहीं देख सकते। तो ये होता है टॉप टू बॉटम। तो हमने फंक्शन बनाया और यहाँ से कॉल किया, यहाँ ही नहीं, कहीं से भी हम कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन जब हम यहाँ पर हैं, इस फंक्शन पर हैं, मान लो न्यू फंक्शन पे हैं, मतलब ये फन सॉरी इस वाले फंक्शन पे, फर्स्ट वाले फंक्शन पे, तो हमने अब तक, क्योंकि ये क्या होता है इंटरप्रेटेड होता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है। तो मान लो यहाँ पर अगर आप कॉल कर दोगे, इस प्रिंट के नीचे एक लगा दोगे कि क्या, मान लो इस न्यू फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, न्यू फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, तो ये एरर देगा ना, बोलेगा ये न्यू फंक्शन है ही नहीं। ये न्यू फंक्शन कहीं क्यों कहीं कहाँ खोजेगा ये? ये देखिए इसके यहाँ क्या, यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। इसके ऊपर कोड ही नहीं है, एरर दे देगा भाई साहब। भाई साहब आपका न्यू फंक्शन है ही नहीं। ठीक है? ये अपने से ऊपर की ओर जाता है। पहले टॉप में वो चीज़ होना चाहिए आपका। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आकर जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे कहाँ से? इसके नीचे से। इसके नीचे मतलब कहीं और से कैसे मतलब कुछ जहाँ से आपका मर्ज़ी है, जहाँ आपको ज़रूरत है, वहाँ से कॉल करोगे और ये अब कॉल होगा किसको? इसको। जैसे ही कॉल हो गया, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आप जो भी लॉजिक लिखो, तो हमने लिखा फंक्शन, मतलब यहाँ से एक फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन को? यहाँ से। ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ देगा, अच्छा हाँ, मिल गया। इसको कॉल कर देगा और ज़ाहिर-सी बात है कॉल करेगा तो इसके अंदर आएगा, फिर जो भी आपने लॉजिक लिखा है, वो रन होगा। ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो इस तरह से फंक्शन काम करती है। टॉप टू बॉटम जो अप्रोच होता है, उसको फॉलो करता है। लेकिन पाइथन वालों ने क्या किया, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बनाते हैं, जो वहाँ पे होते हैं, केस स्टडी करते हैं, उसने ध्यान दिया कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, उसको नीचे से कॉल करना होता है। जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसको नीचे से कॉल करना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएँ कि फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तो क्या उस फंक्शन के अंदर से हम फंक्शन को क्यों नहीं कॉल कर सकते? इस फंक्शन के अंदर से हम क्यों नहीं इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक बार मान लो फंक्शन डिफाइन कर दिया और जब ये फंक्शन रन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है रन तभी होगा जब इसको कॉल किया जाएगा और जैसे ही ये रन हो गया, तो ये अपने नीचे आएगा ना, ये अपने नीचे आएगा और जब अपने नीचे की ओर आएगा, जो इसका जो लॉजिक है ये नीचे की ओर बढ़ेगा, तो इसको यहाँ से कॉल करने में क्या हर्ज है? भाई यहाँ से कॉल होना चाहिए ना, क्योंकि अपने से नीचे होना चाहिए। डिफाइन ऊपर होने चाहिए और जहाँ से कॉल करेंगे, ये चीज़ नीचे होनी चाहिए। तो जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो और जब इसके अंदर अपन आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यहाँ से हम क्यों नहीं इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो याद रखिएगा जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर आएँगे और ये फंक्शन खुद खुद को कॉल करेगा, कैसे? इस तरह से। इस तरह से फंक्शन कॉल करेगा। मतलब ये फंक्शन को हमने पहले सबसे पहले तो कहीं और से कॉल करना ही पड़ेगा एक बार। एक बार कॉल नहीं करोगे तो इसके अंदर आएगा कैसे? ज़ाहिर-सी बात है ये ऐसे तो आएगा नहीं। एक बार आपने कॉल किया यहाँ से, कॉल हो गया, इसके अंदर आया और यहाँ पे हमने फंक्शन फिर से लगा दिया, यही फंक्शन सेम टू सेम। तो अब ये क्या होगा?
एक तो ये फंक्शन के अंदर आया था, अब ये फंक्शन फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इसे ही चलेगा और फिर ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, फिर इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा, फिर से यहीं से रिटर्न होगा ही नहीं, फिर से इस फंक्शन ये इसी को कॉल कर देगा। तो जाहिर-सी बात है ये कॉल करता रहेगा, यहाँ तक आता रुकता रहेगा, कॉल करता रहेगा, इस तरह से आता रहेगा, करता रहेगा, कॉल आता रहेगा। तो आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाने होंगे। लॉजिक लगा देंगे कि भैया आपका जब बात आपका काम खत्म हो जाए, जब जो आपका रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाए, तो वो कॉल ना करें और उसके आगे बढ़े, रिटर्न समथिंग। सिंपल सी बात है, जब आप पाइथन पढ़ते हो, लिस्ट फॉर लूप लगाते हो, तो फॉर लूप में क्या करते हो, ए इक्वल टू अगर कोई लिस्ट है 1, 2, 3 ऐसा कुछ लिस्ट है, ठीक है? ऐसा लिस्ट है, तो जब इसके साथ फॉर लूप लगाते हो तो क्या करता है, ये पहले 1 के लिए करता है, 2 के लिए करता है, 3 के लिए करता है, 4 के लिए, मतलब एवरी आइटम्स के लिए करता जाता है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार जाके रुकता होगा कि 5 के बाद उसको कोई मिलता ही नहीं होगा। नहीं मिलता होगा तो क्या वो एरर देगा? नहीं, उसके अंदर ऐसा लॉजिक लगा हुआ है फॉर लूप के अंदर कि जैसे ही कोई चीज़ नहीं मिला, तो वो एरर नहीं देगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैनुअली आपको भी फंक्शन के अंदर वही करना होगा। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो एक समय ऐसा होगा लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा कि इतने समय के बाद वो कॉल हो जाए, मतलब रिटर्न हो जाए या फिर आगे की ओर जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा, वो चलता ही रह जाएगा। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और मान लो प्रिंट किया कुछ, कुछ मतलब कुछ, a इक्वल टू 12 और प्रिंट कर दिया इसको 12 को, ठीक है? और फिर से एक फंक्शन बना दिया उसी के अंदर, ये खुद को कॉल करेगा, ठीक? बन गया। क्या फंक्शन बना? हमने fun नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें a इक्वल टू 12, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, क्या होगा उसके अंदर आएगा, a इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 को सॉरी 12 क्यों प्रिंट कर रहे हैं? a को प्रिंट करना था ना। a को प्रिंट कर रहे हैं और फिर से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मान लो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करेगा, यहीं पे। चाहे ऐसे ही कॉल करते हैं ना कहीं से भी फंक्शन को, तो नाम तो देना ही पड़ेगा। तो फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये इसके अंदर आएगा, प्रिंट होगा, फिर फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये तो अनलिमिटेड चलता रहेगा ना, इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो चलो चला के देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये इनफाइनाइट लूप चल गया। अब क्यों चला इनफाइनाइट लूप? चलो कंट्रोल सी दबा दिया तो टर्मिनेट हो गया। क्यों चला इनफाइनाइट? देखो ऊपर देखो कहाँ फंक्शन था, यहाँ। इनफाइनाइट लूप इसलिए चलता रह गया, हमने ब्रेक ही नहीं लगाया। क्योंकि ये फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये कॉल किया, फिर इसके अंदर आ गया था, फिर यहाँ से कॉल हो गया, यहाँ से। तो हमारा रिक्वायरमेंट अगर ऐसा था, तो हमने कुछ लॉजिक भी लगाना था ना यहाँ पे, कि कब ये टर्मिनेट हो जाए। तो चलो एक लॉजिक भी लगा के देखते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे? तो मैं सिखा रहा हूँ बस लॉजिक लगाना, तो आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है तो लॉजिक लगाना ना भूलें इसके अंदर। जैसे फॉर लूप नहीं लगाएंगे, इफ लगा देते हैं। इफ इक्वल टू 12, कोई यहाँ पे लॉजिक लगा देते हैं। इफ ए इक्वल टू 45, यदि ए 45 है तो फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज एल्स पास कर दो, ठीक है? चलिए फंक्शन बनाया, अब फंक्शन को कॉल करते हैं। सिर्फ 12 प्रिंट हुआ, कैसे? क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ, ए इक्वल टू 12 हुआ, प्रिंट ए कर दिया। अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर ए 45 के बराबर है तो फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज पास कर दो, ठीक है? पास कर दो तो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है? आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा, या मान लो मैं यही कॉल करता हूँ फंक्शन को, यही फंक्शन को हमने कॉल किया, यहाँ पे एक ऐसे ही लगा दो, पास। तो क्या होगा, अगर ए 45 होगा तो पास हो जाएगा, नहीं 45 नहीं हुआ तो फिर से फंक्शन को कॉल होगा। मतलब ये कहाँ तक प्रिंट होने वाला है? 44 तक मेरे ख्याल से। अरे अरे, तो इंक्रीमेंट तो लगाया ही नहीं। ये तो इंक्रीमेंट भी एक लगाना पड़ेगा ना, जो आपको पता है व्हाइल लगाते थे जिस तरह से, तो व्हाइल बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। तो इफ ए नॉट इक्वल टू 45, ए इक्वल टू ए प्लस 1 देखते हैं, 12 प्रिंट हुआ। तो मतलब इस तरह से आया, और यहाँ पे बार बार लूप नहीं चल के जैसे ही यहाँ पे आया
फिर a की वैल्यू क्या हुआ 12 और यहाँ पे चेक किया हमने कि क्या a 45 के बराबर है, नहीं है, तो फिर a का वैल्यू a+1 हुआ। और ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अपने अपन खुद से करते जाते हैं। हम देखते हैं फिर से 12 15। तो इस तरह से आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा जहां से आप रोक सकते हो। अच्छा, आप सोचोगे कि इसका रिक्वायरमेंट कहाँ होता होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका रिक्वायरमेंट भी तो होता होगा। तो जैसे आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है, फैक्टोरियल का नाम आपने सुना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे अगर फैक्टोरियल वो कंसेप्ट होता है, जैसे अगर किसी डिजिट का आपको फैक्टोरियल निकालना हो तो उसके जितने भी वन मतलब 1 से लेकर के उस वैल्यू तक जिसका फैक्टोरियल निकालना हो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल होता है। मतलब ये आपने नाम सुना होगा, बताने का जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल की बात करें, FACTORIAL, फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे इस तरह से लिखते थे ना 5 और ये फैक्टोरियल का मार्क्स होता था। तो इसका मतलब ये होता था कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मेरे ख्याल से यही होता है। क्यों मिथुन, फैक्टोरियल यही होता है ना? हाँ, हाँ, यस यस 0 तक ये नहीं लेते, सिर्फ यही तक लेते हैं। नहीं। हालाँकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है? तो आपको पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और फैक्टोरियल के लिए क्या करते थे? अब जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल हमें निकालना होता था, उस वहाँ से 1 तक ले जाते थे। मतलब अगर 5 का निकाला तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता था? फैक्टोरियल होता था। और अगर 6 का निकालना तो 6 into 5 into 4, तो 7 का तो 7 into 5 6 into 5 इस तरह से, 8 है तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 इस तरह से चलता था 1 तक। 0 तक नहीं जाता क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सब पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल अपन निकालते थे। तो आपको लगता है कि इसमें कैसे देखो फंक्शन, इसका कांसेप्ट कैसे बना, फंक्शन अपने अपने आप को कॉल करेगा। तो मान लेते हैं फैक्टोरियल निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, मान लेते हैं आप समझ लो 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, ठीक है? ये फैक्टोरियल है, ये 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या होता होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हटाओ, 5 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किस में? 4 में, एक माइनस करेंगे, समझ रहे हो आप? एक माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे? एक और माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? एक और माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? एक और माइनस लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ से तक जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसको करते जाएंगे। ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं? एक-एक माइनस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा है ऐसा कर रहे हैं कि 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो 5 मल्टीप्लिकेशन फिर से हम फैक्टोरियल को ही कॉल कर दें। यही वाले फैक्टोरियल को फिर से कॉल कर दें, वही चीज़ हो रहा है ना। तो अभी 5 का कर रहे थे, अगर देखो क्यों क्या है कि अगर 5 का कर रहे थे ना, इसलिए हमने 5 से स्टार्ट किया ना। अगर 4 का करेंगे तो 4 से स्टार्ट करते। अगर 3 का करते 3 से करते क्योंकि पहले तो 3 चाहिए। तो फिर से फैक्टोरियल को कॉल कर देंगे, इस बार वैल्यू क्या पास करेंगे? 4। ठीक है? आप क्या समझे? आपने क्या समझा कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या करना होगा? पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर किससे? किससे करना होगा? बाकी के 4 से, ठीक है? बाकी के 4 से। तो हमने क्या किया? 5 का मल्टीप्लाई किससे किया? यही फैक्टोरियल को फिर से किया, वही जिस तरीका से निकला था यहाँ से, तो इस बार 4 लगा दिया। फंक्शन फैक्टोरियल का तरीका यही होता है कि जिसका फैक्टोरियल आप निकाल, जैसे 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, सबसे पहले 5 निकालना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? बाकी 4 के फैक्टोरियल से, ठीक है? बाकी 4 के फैक्टोरियल से। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने के बाद 5 into 4, ये फैक्टोरियल का कांसेप्ट होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। 4 into फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल किसका? 3 का। आप समझ रहे हो? 12th में हमने पढ़ा होगा। अगर इस तरह से फिर क्या क्या करते हैं आगे? फिर आगे 5 into 4 into, अब 3 का फैक्टोरियल निकल गया मान लो, 3 into, फिर जाके यहाँ पर क्या करते हैं? उसका फैक्टोरियल लगाते हैं, 2 का फैक्टोरियल, किसका? 2 का, राइट? इस तरह से आगे बढ़ता है फैक्टोरियल। अब देखो हमने क्या किया, 5 का फैक्टोरियल निकालना था हमें, ये मैथ का कांसेप्ट है। 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना था, तो 5 into 4 का फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल होता है ना, याद है आपको? फिर उस मान लो 4 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे? तो 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल, और इस तरह से आंसर निकलेगा इसका। आपको ये चीज़ समझ में आया? आप मैथ का चीज़ है, किसी को कोई डाउट है इसमें?
नो इसमें नहीं डाउट है ना? फैक्टोरियल ऐसे ही निकलता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन और क्या था, एक क्या था कॉन्सेप्ट, परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से कट कर देते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसा होता था ना, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, तो अपन क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 6 बचेगा, याद है आपको? इस तरह से करते थे कि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5, याद आया? और 5 फैक्टोरियल इंटू 5 कट जाता था और 6 बचता था, याद है किसी को? यस 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 तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता था, ये खुद को ही कॉल करता था, राइट? यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैक्टोरियल फंक्शन है मान लो, और इसमें आर्गुमेंट्स हमने क्या पास किया, 5। सेम चीज यहाँ हो रहा है, आर्गुमेंट्स क्या हमने पास किया, 4। सेम चीज यहाँ हो रहा है, हालांकि उससे कुछ वैल्यू निकल रही है, उसको हम अपन रख रहे हैं, पीछे रखते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन तो वही है, कॉल किया जा रहा है, बस वैल्यू को घटाते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं, एट लास्ट जाके हमें वो रिजल्ट मिलता है। तो ये कब क्या जब हमारे पास बहुत सारा लंबा कोड लिखना पड़े, मान लो कोड बहुत है, तो उसका लेंथ को रिड्यूस करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एडवांटेज की बात करो, पूछो, तो जब हमें कोड लिखना पड़ता है ना, तो उसको मतलब होता है ना कि बहुत लंबा कोड है, तो अब एक ही चीज के लिए हम बार बार कोड क्यों लिखें, ठीक है, या फिर अलग अलग जगह से कॉल क्यों करें? तो कभी कभी ऐसा चीज होता है कि आप खुद उस फंक्शन के अंदर से ही उसको कॉल करा दो, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर से ही उसको कॉल करा दो, सिंपल सी बात है। जब वो अंदर से कॉल करेगा तो वो एक ही चीज बार बार रन होगा और आप एट लास्ट मोमेंट पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसी फैक्टोरियल की लाइव बात करूं, तो मान लो हमने फंक्शन बनाया फैक्टोरियल एफएससी रखते हैं, फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो अब जो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं n है, मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना, 10 का निकालना, 50 का निकालना, वो n के अंदर आएगा जब कॉल करेंगे अपन तो, ठीक है। तो इसके अंदर अभी फिलहाल पास कर देते हैं, चलो हम कॉल करते हैं इसको, कैसे कॉल करना होगा फैक्टोरियल, और इस तरह से मतलब वैल्यू पास करनी होगी हमें, तो वैल्यू चाहे तो अपन कुछ भी पास कर सकते हैं, 4 पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रिटर्न करेगा ना, वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इस जैसे मान लो ये फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न करेगा, तो इस फैक्टोरियल के अंदर आएगा, इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर रखना भी तो होगा, तो मान लेते हैं fsct इक्वल टू, ये फैक्ट के अंदर, मतलब ये वेरिएबल बनाया हमने, इसके अंदर रखेंगे और फैक्ट को ये वाले जो फंक्शन है इसको कॉल करने वाले, ठीक है। चलो इस फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखते हैं, तो लॉजिक क्या होगा, ये पता फंक्शन खुद को कॉल किए जा रहा था, खुद को कॉल किए जा रहा था, और जब खुद को कॉल किया जा रहा था तो एक वैल्यू उसका घट रहा था, मतलब माइनस करते जाते थे ना, याद है आपको? कि फिर से बताऊं, वो फैक्टोरियल एक माइनस होते जा रहा था, और उससे जो बड़ी वाली वैल्यू थी, यानी कि जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे थे, 3 का निकाल रहे थे, 3 को बाहर कर देते थे, बाकी 2 का फैक्टोरियल निकालते थे, 5 का निकालना है तो 5 को पहले बाहर कर लेते थे, 4 का फैक्टोरियल निकालते थे, मतलब एक माइनस कर देते थे 5 में से 4, फिर 4 का निकालना है तो 4 को बाहर कर लेते थे, 4 माइनस 1 3 का निकालते थे, कुछ इस तरह से करते थे ना। अच्छा, 0 का 1 होता है, ये तो पता है ना, फैक्टर 0 का फैक्टर 1 होता है, तो मान लो अगर कोई फंक्शन इसमें पे 0 पास कर रहा है, अच्छा हम ये क्यों लें, फैक्ट इक्वल टू इनपुट लेते यूजर से ही पूछेंगे किसका चाहिए आपको, इंट इनपुट, सॉरी, इंटर एनी रैंडम नंबर, ठीक है। अब यूजर कोई नंबर देगा रैंडम, और उसको अपन कॉल करेंगे, कहाँ कर रहे हैं इसको, ये जो वैल्यू देगा उसको फैक्ट में रख रहे हैं और फैक्ट को कॉल कर रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, और वो जो फैक्ट वाली वैल्यू है इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो नम के अंदर रखते हैं, वो नंबर हमारा है जो यूजर देगा, और इस फैक्ट को अंदर कॉल कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट ये फंक्शन का नाम है जो हमने लिखा अभी अपने से बनाया था, नम ये वैल्यू पास कर रहा है जो यूजर दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं। अच्छा, मान लो यूजर ने 0 दे दिया, तो हमें पहले ही वो करना होगा, 0 होगा तो उसको वापस कर देंगे कि भाई 0 का तो वैल्यू 1 होता है, तो इफ, अभी देखो ये जो वैल्यू देने वाला है ये पैरामीटर इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा n के अंदर, तो ये n क्या है इसके लिए, ये n इसके लिए लोकल वेरिएबल होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, ये n कहीं बाहर नहीं काम करेगा, तो दैट इज लोकल वेरिएबल। अगर n हमने यहाँ डिफाइन कर दिया होता n इक्वल टू 1, तो ये ग्लोबल वेरिएबल होता, कहीं भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो n है ये लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन के अंदर होगा इसको। तो मान लो उसने कुछ डाला वैल्यू और ये हमारे n के अंदर आ गया, कॉल किया, तो अगर n इक्वल टू 0 हुआ
तो क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। अगर 0 आया तो उसको 1 रिटर्न करना होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या है? 1 है। अगर 1 नहीं है, कुछ और वैल्यू दे रहा है, कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो उसका हमें वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो मान लेते हैं रिजल्ट RESULT रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट के अंदर रखते हैं, और पता है ना कैसे करेंगे? फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो कॉल करने से पहले क्या करते थे? सबसे पहले जो आप यहाँ से कोशिश करो समझने की, जो जिस फंक्शन को अपन कॉल करते थे ना, आपको याद है? फैक्टोरियल फंक्शन को अगर कॉल करते थे, तो अगर मान लेते हैं 5 का फैक्टोरियल निकालते थे, तो क्या करते थे? 5 से ही मल्टीप्लाई करते थे इनटू किसका फैक्टोरियल? 5 इनटू किसका फैक्टोरियल? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, समझ रहे हो? इसका करते थे। फिर क्या करते थे? 5 इनटू 4 इनटू किसका? इसका, ये जो 5 - 2 हाँ 5 माइनस 1 माइनस 1 इसका करते थे। क्यों? 5 माइनस 1 कहाँ तक था? यहाँ तक। ये 5 कहाँ तक था? यहाँ तक। फिर अब 1 माइनस हुआ, अब इस तरह से चलता रहेगा, 1 माइनस होता जाएगा ना, समझ रहे हो आप? 1 माइनस होता जाएगा। उसी तरह से रिजल्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप इस चीज को? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब n से मल्टीप्लाई किस में करेंगे? अब हमें, अब ये मेन फंक्शन क्या है हमारा? फैक्ट। अभी यहाँ पे मेन फंक्शन फैक्टोरियल था ना, बार बार इसको कॉल कर रहे थे ना, तो अभी हमने क्या बनाया? फैक्ट। तो अपन इसी को कॉल कर देते हैं इसके अंदर से, ये फैक्ट को कॉल कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या वैल्यू पास करना पड़ेगा? n माइनस 1, समझ रहे हो आप? कि यहाँ तक अगर बंदा ने 5 डाला, तो 5 इंटू 5 इसके अंदर आया, 5 यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट हमने क्या निकाला? यहाँ भी रिजल्ट रख देता, RESULT रिजल्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या करा? अगर 0 डाल दिया तो यहीं पे हो जाएगा रिजल्ट इक्वल टू 1 और खत्म हो जाएगा बाहर। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ और डाला, तो क्या होगा? रिजल्ट इक्वल टू, मान लेते हैं रिजल्ट में रख लेते हैं वेरिएबल के अंदर n, मतलब 5 डाला तो 5 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, लेकिन इस बार वैल्यू क्या पास करेंगे? n माइनस 1, एक माइनस कर देंगे। फिर से जैसे ही 1 होगा, वो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिजल्ट के अंदर तो सेव होगा ही होगा, ठीक है। फिर से वैल्यू पास होगा, फिर से कॉल करेगा n माइनस 2, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। फिर 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर से होगा, फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल, पहले 5 था, फिर 5 माइनस 1 हो गया, तो जो वैल्यू आई यहाँ पर ऐड हो गया, फिर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब बोले तो यहाँ पे 4 माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू 4 होगी, n क्या है? ये यहाँ की वैल्यू। आप समझ लो, आप इसका इस्तेमाल नहीं करो, आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो अब देखो, ये बनाने का एकमात्र तरीका हो नहीं है, अभी फैक्टोरियल निकालने का हजारों तरीका आपका हो सकता है, लेकिन ये रिकर्सिव तरीका हो गया, रिकर्सिव वे में, कि ये देखो हमने n से मल्टीप्लाई किया, और ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है ये खुद को कॉल किया एक बार, ठीक है, खुद को कॉल किया, खुद को कॉल किया। अब देखो फिर से n माइनस 1 हो गया, फिर से आएगा, खुद को कॉल करेगा, फिर से n माइनस 1 हो जाएगा, और ये रिजल्ट के अंदर सेव होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये फंक्शन यहाँ से खुद को कॉल करेगा। पहली बार कौन कॉल किया था? ये, इसमें अंदर कुछ वैल्यू आया था नम, मतलब मान लो अगर आपने 5 डाला, तो इसके अंदर 5 आ गया, और 5 क्योंकि अब 0 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इल्स पे, और इसके अंदर 5 इंटू फैक्टोरियल किसका? 5 माइनस 1, यानी अब 4 का चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो अब क्या होगा? जैसे इसके अंदर आया 4, अब n का वैल्यू 4 है ना, समझ रहे हो? इंटू 4 माइनस 3। अब फैक्टोरियल फिर से कॉल करेगा अपने फंक्शन को, लेकिन इस बार वैल्यू क्या पास करेगा? 4 माइनस 3। आप समझने की कोशिश करो, मान लो यहाँ पे आपने नम में क्या डाला? 5, ये यूजर से ले रहा है ना वैल्यू, 5 डाला, यहाँ पे क्या हो गया? 5। अब लाइव समझो, लाइव में समझा रहा हूँ आपको, 5 आया, तो अब इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू 5। जैसे यहाँ पे 5 आया, देखा क्या n इक्वल टू 0 है? नहीं है, ये तो 5 है ना, तो ये इल्स पे आ जाएगा। इल्स पे आया, रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू, फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ, 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब ये फैक्टोरियल को कॉल करेगा, अपने आप को कॉल करेगा, क्योंकि आपको 4 का फैक्टोरियल चाहिए ना। यहाँ आपने देखा था 5 इंटू किसका? एक उससे कम का फैक्टोरियल, फिर उससे कम का फैक्टोरियल, तो इसने क्या किया? फैक्ट, और इसके अंदर क्या हो गया? 5 में से एक घट गया। अब ये कौन से फंक्शन को कॉल किया? फैक्ट ने खुद को कॉल किया यहाँ से, ठीक है, खुद को कॉल किया, लेकिन इस बार आर्गुमेंट इसने क्या डाला? इसने 5 डाला था, अब ये क्या डाल रहा है? 4। क्यों? क्योंकि 5 में से एक घटा दिया इसने, एक कम चाहिए ना, तो 4 इसके अंदर आ जाएगा। देखो 4 आ गया, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, ये n इक्वल टू 0, क्या 4 0 के बराबर है? नहीं, फिर से यहाँ आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू इस बार क्या हो जाएगा?
अब रिजल्ट में तो पहला वैल्यू स्टोर हो ही गया 5 इंटू ये, अब यहाँ पे 4 होगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर से 3 इसको कॉल करेगा, क्या n इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इस तरह से कॉल करता है 1 तक पहुंच जाएगा, इस तरह से आप समझ रहे हो 1 तक पहुंच जाएगा। अब इसी चीज को हमने क्या किया, डायनामिक काम किया, ठीक है। डायनामिक मतलब हमने कुछ वैल्यू लिया, ये चीज ऑटोमेटिक, अब वैल्यू चाहे जो भी हो 200 हो 250 50,000 कुछ भी हो, ये 1 मिनट में कैलकुलेट करके दे देगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि ये सच में दे भी रहा है या नहीं। तो ये एक रैंडम नंबर मांग रहा है हमसे, हमने दिया 5, क्या दे दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस, ये कहाँ का एरर है भाई साहब, n-1, अच्छा n इक्वल, इसको क्या इंटीजर करना पड़ेगा, n इक्वल टू n, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस, अच्छा अच्छा, यहाँ से कुछ रिजल्ट रिटर्न तो हमने किया ही नहीं, हमने कुछ रिटर्न तो किया ही नहीं, कुछ रिटर्न भी तो करने होंगे, एक बार देखते हैं, मेरे ख्याल से यही है। देखो 5 का क्या होता है आपको पता है ना, 5 का 120 होता है फैक्टोरियल। तो क्या किया, जैसे हमने 5 किसके अंदर पास किया, इसके अंदर, ठीक है। अब ये नम के अंदर 5 आया, अब हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने 5 डाला, तो अब ये फैक्टोरियल के अंदर 5 आया और 5 आया यहाँ पर, तो अब मुझे लगता है इसको इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है चल रहा है। तो 5 आया तो देखा 5 क्या 0 के बराबर है, नहीं तो यहाँ पे आया ही नहीं, अब इसके अंदर आ गया 5, यहाँ पे 5 आया होगा, 5 इंटू फिर से फंक्शन को कॉल किया, क्यों, क्योंकि अभी 4 का चाहिए, 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही है लेकिन आगे 4 का भी चाहिए, तो 5 माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हुआ, तो अब 4 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन 4 माइनस 1 का भी चाहिए, फिर 3 में इस तरह से चलता आएगा और लास्ट में जो फाइनल अगर हो गया, जब वो हो जाएगा यानी कि जब 1 1 0 हो जाएगा, फैक्टो कॉल ही नहीं करेगा, क्या समझो, ये टर्मिनेट कब हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना, एक ना एक ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जो कैलकुलेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ये अदरवाइज ये चलता रह जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये वाला लूप हटा दूं ना, ये चलता ही चलता रह जाएगा, क्यों, क्योंकि जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन को कॉल तब भी करेगा, ये कॉल तो तब भी करेगा, n का वैल्यू क्या आएगा 0, एक समय आएगा n का वैल्यू 0 होगा ना, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे चेक, क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहा है ना कि n इक्वल टू 0, क्या 0 के बराबर है, हाँ, तो इसके अंदर टर्मिनेट हो जाएगा ना, रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा, तो ये तब तक चलेगा जब तक ये लूप टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा और खुद को कॉल कर रहा है, खुद को कॉल इसलिए कर रहा है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट याद दिला दिया 12th वाला, खुद को कॉल इसलिए करता है क्योंकि फैक्टोरियल का नियम ये, पहले जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो उससे और उस एक नीचे का फैक्टोरियल, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन और उसके नीचे का फैक्टोरियल, मतलब 5 का निकाल रहे हो 5 इंटू 5 के नीचे का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 4 इंटू उसके नीचे का फैक्टोरियल, फिर उसके नीचे का फैक्टोरियल, इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। हालांकि फैक्टोरियल ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल फंक्शन नहीं है, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन भी है पाइथन के अंदर, ठीक है, जिसको एक ही बार में फैक्टोरियल निकाल देगा। आप मैथ को इंपोर्ट करना आता है ना आपको, शायद मेरे ख्याल से इंपोर्ट मैथ करोगे और मैथ डॉट FACT फैक्टोरियल अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल, हाँ देखो फैक्टोरियल नाम का एक पैकेज भी है, ठीक है, मॉड्यूल भी है पाइथन के अंदर जो आसानी से निकाल सकते हो, पर अब ये देखो ये कैसे बना होगा, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर इस फंक्शन को बनाया होगा ना, कि मॉड्यूल्स बहुत सारे पैकेज फंक्शंस को एक साथ बनाते हैं तो पैकेज बनता है, और जब बहुत सारे पैकेज को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो मॉड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके बनाया होगा, राइट। तो ये भी फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको बने बनाए मिल रहा है, और ये कौन सा फंक्शन है जो हमने बनाया था फैक्ट नाम का, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड। किसी को कोई डाउट है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, नो सर। एनीवन,
आवाज आ रही है मेरी? तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो रिकर्सिव फंक्शन एक बार आप खुद से भी ट्राई करना। कोई दूसरा, जैसे हमने तो आपको ये बताया ना कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं रिकर्सिव फंक्शन की मदद से, तो आप कोई और ट्राई करना। और भी ऐसे चीज है, अगर आप गूगल करोगे RECU फंक्शन इन पाइथन, आप गूगल करोगे रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन, तो गूगल आपको और भी सारा असाइनमेंट अगर करोगे तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितने सारे फंक्शन होंगे। रिकर्सिव फंक्शन से कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फैक्टोरियल ही इसने भी कैलकुलेट किया है एक बार में, ठीक है। उसने समझाया भी है कि देखो पहले कैसे समझाया, फैक्टोरियल n कैसे निकालते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस तरह से, फिर इस तरह से n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इस तरह से ये भी ऐसे ही समझाया, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, इफ n इंटू रिटर्न और n इंटू फैक्टोरियल उसका, फिर n माइनस वन। तो अगला अगर कोई एग्जाम्पल दिया होगा तो आप एक बार करना। ये देखो एक और कुछ निकालने का किया, सम रिकर्सिव, ठीक है। एक बनाया उसने कि क्या है, हाउ यू मेंटेन द स्टेबल कीपिंग इन ग्लोबल स्कोप, कुछ ऐसा ट्राई किया है, सम करने का कोशिश किया है, ठीक है। खुद को कॉल करने के बाद खुद को कॉल भी किया है और एक सम किया है, ठीक है। 1+2+3 यूजिंग 10, तो रिकर्सन की मदद से किया, खुद को ही कॉल किया है 1+2+3। अब कैसे क्या होगा कि अब 1 से लेके 10 तक का अगर आपको सम चाहिए, तो पहला वैल्यू 1 है, दूसरा वैल्यू वो बढ़ा देंगे और उसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, फिर वो बढ़ा देंगे उसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो रिकर्सिव की मदद से आप 10 वैल्यू, 50, 20, 70 वैल्यू का सम भी कर सकते हो, क्योंकि वो खुद अपने फंक्शन को कॉल करेगा, अगली वैल्यू को उसमें ऐड कर देगा, फिर अपने फंक्शन को कॉल करेगा, अगली वैल्यू को ऐड कर लेगा। हर एक वैल्यू के लिए वो चीज चलता रहेगा। तो आप एक बार ट्राई करना, अगर हो सके तो असाइनमेंट कर, मैं भेज दूंगा 1-2 क्वेश्चंस, आप ट्राई करना, और नहीं होगा तो मैं तो हूँ। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं हो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।